हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। मैं हूँ साक्षी, आपकी जीएस के मेंटर द हिंदू की सीरीज में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए चलते हैं अपने आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो जो पहली खबर आई है वो यही है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, 17 मई तक हो गया है लॉकडाउन। तो जैसे कि उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा, जिस तरीके से लॉकडाउन के समय में केसेस बढ़ रहे थे और लॉकडाउन खत्म होने के बाद कितनी तेजी से ये केसेस बढ़ सकते थे, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना ही था। चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगली न्यूज आइटम है कि हेल्थ मिनिस्ट्री आइडेंटिफाइज 130 डिस्ट्रिक्ट्स एज रेड जोन्स। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि कौन कौन किस तरीके के जोन्स होते हैं। रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन, ये कौन कौन से जोन्स होते हैं और ये जोन्स क्यों बनाए गए हैं और इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। चलिए दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि क्या होते हैं ये जोन्स और क्यों बनाए गए हैं। तो दोस्तों, जो कोविड-19 की बीमारी से लड़ने के लिए सरकार ने कुछ ऐसा किया है कि कंट्री के डिस्ट्रिक्ट्स को जोन्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि जिस भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से पिछले 21 दिनों से कोई कंफर्म केस नहीं आ रहा है, कोई केस रिपोर्ट नहीं हो रहा है, उसे ग्रीन जोन में डाला जा रहा है। ठीक है। और जहां से एक्टिव केसेस निकल कर आ रहे हैं और डबलिंग रेट ऑफ कंफर्म केसेस हैं, उसे रेड जोन का खिताब दिया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी जोन्स हैं जो इन दोनों के बीच में है, जहां से ना ही बहुत ज्यादा कभी कभार केस निकल भी आता है, कभी नहीं भी निकलता है, तो उन जोन्स को ऑरेंज जोन में डाला गया है। तो देखिए दोस्तों, आज इस आर्टिकल में भी बताया गया है कि कैसे ग्रीन जोन में बसेस को 50% कैपेसिटी पे चलाया जाएगा। शॉप्स जो है रूरल एरियाज में उनको खोल दिया जाएगा। स्टैंड अलोन शॉप्स खोली जाएंगी, यानी कि जो बहुत सारी एरियाज में कुछ शॉप्स हैं उन्हें खोला जाएगा। इन अर्बन एरियाज में भी जो लिकर और टोबैको शॉप्स हैं वो खोलेंगे। ये जानकर काफ़ी लोग खुश भी हुए हैं। जो मेडिकल और मेडिसिन और ई कॉमर्स की फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करी जाएंगी सिर्फ असेंशियल के केस में। ऑरेंज जोन में जो है टैक्सी और कैब अलाउ कर दिया जाएगा, 2 सवारी उसमें बैठ सकती है। ठीक है। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट की जा रही है, लेकिन बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड तरीके से, बहुत भीड़ भाड़ नहीं। प्राइवेट कार्स अलाउ कर दी जाएंगी, तो आप लोग उस तरीके से जरूरत के तौर पे घूम सकते हैं, जा सकते हैं। रेड जोन जो है उसमें क्या है कि प्राइवेट कार्स अलाउ तो की जा रही है, लेकिन बहुत ही ऐसे रीजंस के लिए अलाउ की जा रही है और बहुत ही ई कॉमर्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है एसेंशियल्स के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको बता दूं कि एक और जोन होता है जिसको कहते हैं कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन का मतलब समझिए। कंटेनमेंट जोन क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर छोटे से एरिया से, मान लीजिए छोटे से गांव के एक पर्टिकुलर मोहल्ले से कोई एक केस निकला, वहां उस मोहल्ले के पहले उस परिवार में संक्रमण फैला, उसके बाद उसके आसपास आस पड़ोस में संक्रमण फैला, फिर धीरे धीरे वो मोहल्ले में फैला। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इस चीज को अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, यहाँ इस मोहल्ले को अगर हम सील कर दें, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं और केसेस नहीं आ रहे पूरी जगह पे, लेकिन सिर्फ वहीं से केसेस अराइज होना शुरू हुए हैं, तो उस एरिया को, उस पर्टिकुलर मोहल्ले को अगर सील कर दिया जाए और वहां पर आवाजाही बंद कर दी जाए और सिर्फ उन्हीं मतलब कुछ लिमिटेड तरीके से आवाजाही की जाए और आरोग्य सेतु नाम के ऐप को रख के इस तरीके से लोगों को पूरी तरीके से स्क्रीनिंग करके अंदर जाने की अनुमति दी जाए और बाहर निकलने की अनुमति दी जाए, तो इस तरीके से जहां से केसेस अराइज हो रहे हैं वहीं पे उसको रोकथाम करी जा सकती है। तो ये होता है कंटेनमेंट जोन। जैसे कि दोस्तों आपको बताया था मैंने कल के लेक्चर में कि माइग्रेंट्स को अलाउ कर दिया जा रहा है अपने स्टेट में वापस जाने के लिए। तो इसके लिए रेलवेज ने क्या कदम उठाने की सोची है कि श्रमिक स्पेशल, श्रमिक तो आप जानते हो कि हमारे जो मजदूर होते हैं उनको हिंदी में श्रमिक कहते हैं, श्रमिक स्पेशल्स को जो है चलाने की बात की जा रही है। चलिए चलते हैं अपने एडिटोरियल पार्ट की तरफ। एडिटोरियल में आज बहुत अच्छा एडिटोरियल आया है। इट इज अबाउट फूड, न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। इसमें पूरे आर्टिकल में यही बताया गया है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं,
कितनी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि हमारे गोडाउन्स में सरकार के पास एफसीआई में खूब सारा खाना है, लेकिन फिर भी लोगों तक खाना पहुंच नहीं रहा है, या उस खाने को जो एक सॉर्ट ऑफ फूड है उसकी अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, उसको एक्सेस कर पाने की क्षमता ज़रूरी है। तो इसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि हमारे जो गोडाउन्स हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी सारा अनाज है। तो एक ये चीज़ तो हमारे लिए प्लस पॉइंट की तरह साबित हो जाती है, ठीक है। और इसके लिए हमें वी शुड रियली बी थैंकफुल टू आवर फार्मर्स कि उन्होंने इतना श्रम करके हमें जो है एटलीस्ट इस सिचुएशन में, जब हमारे पास वाकई हमें बैठ के ही खाना पड़ रहा है, ऐसे सिचुएशन में हम सच में बैठ के खा सकते हैं, तो ये वी शुड बी रियली थैंकफुल टू आवर फार्मर्स। आपको पता होगा कि एक समय ऐसा था जब PL 480 नाम की एक स्कीम आई थी, जब यहाँ पे हमारे इंडिया में खाने को नहीं था और हम अमेरिका से इंपोर्ट करते थे PL 480 स्कीम के तहत। अमेरिका हमें बहुत ही लो ग्रेड का अनाज प्रोवाइड कराता था और उसके लिए कई सारे हम पर जोर लगाता था कि आप नहीं, हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको अनाज नहीं भेजेंगे। और मतलब एक तरीके से कह लो कि शिप टू माउथ नाम की एक बात यहाँ पे कही गई है कि कैसे हमारे फार्मर्स ने शिप टू माउथ से राइट टू फूड तक का ये सफ़र तय किया है। तो कितनी दिक्कतों को हमें इस वक्त सामना करना पड़ता, भूखे मरने की कंडीशन आ गई थी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स थे वो पूरे के पूरे डिप्लीट हो गए थे। ऐसे टाइम से हम निकल कर आए हैं। और आपको पता होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल हो पाई कि खूब जो है ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लगा करके खूब सारा गेहूं का प्रोडक्शन करके जो है हमें एक फूड सरप्लस स्टेट करार दिया गया है। और आज ना सिर्फ हम अपने ही लोगों को खिला सकते हैं, बल्कि हमारे जो फूड प्रोडक्ट, जो फूड अनाज और ग्रेन्स हैं, वो हम दूसरी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, जहाँ जिन कंट्रीज़ में वाकई गरीबी है और उनको ज़रूरत है, वहाँ पे ऐसे ही दान भी दे दे रहे हैं, जैसे अफ्रीका जैसे नेशंस को। तो ये एक पहली चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये कहने की बात ऑथर ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी है फूड की, ठीक है। लेकिन अब ये कहने की बात है कि इस समय तो अवेलेबिलिटी है, लेकिन आगे के लिए क्या ये अवेलेबिलिटी इसी तरह बनी रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे फार्मर्स को काम एग्रीकल्चर करने के लिए वो आज करेंगे तभी तो कल के लिए स्टोर होगा। हमारे पास आज के लिए इसलिए स्टोर है क्योंकि उन्होंने कल काफ़ी सारा अनाज हमने पैदा करके उसे वापस इसे स्टोर किया है। तो आज ये चीज़ कल के लिए भी तो हमें स्टोर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एग्रीकल्चर को अलाउ करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर हमने अलाउ कर दिया है लोगों के। ये है कि एग्रीकल्चर को आपने देखा होगा, मनरेगा नाम की एक स्कीम है, उसको भी अलाउ कर दिया गया है, जिससे मतलब एक छोटे छोटे एरियाज में जो है ओपन किए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को वैसे भी बहुत बढ़ावा दिया गया है। लेकिन आज के समय में जो परेशानियां देखने को मिल रही हैं वो ये है कि अगर फार्मर चाहे भी तो वो एग्रीकल्चर करने में सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसको इनपुट्स प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि आप समझो सीड्स, मान लो उसे सीड चाहिए, उसके पास सीड्स नहीं है, तो वो कैसे करेगा खेती? क्योंकि सीड खरीदने के लिए तो दुकानें बंद हैं, दूसरे इक्विपमेंट चाहिए तो उसके लिए दुकानें बंद हैं। अगर उसके बाद भी आप ये समझो कि लेबर शॉर्टेज है, कहीं ना कहीं आप देखो हमारे एक स्टेट के लेबर दूसरे स्टेट में फंसी हुई है, तो उस तरीके से लेबर शॉर्टेज भी है। तो इस तरीके से ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा फूड जो है उसको एक्सेस करना भी कितना प्रॉब्लमेटिक हो गया। आप ये समझिए कि ठीक है, PDS के जरिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए जो है लोगों को खूब सारा अनाज बांटा जा रहा है। इतना ही नहीं, उसके ऊपर से फ्री में भी बांटा जा रहा है, प्लस 1000 रुपीज़ कैश भी दिया जा रहा है। आप एसेंशियल और एसेंशियल आइटम्स हैं वो भी आप ले सकते हो। लेकिन आप ये समझो कि जो कुछ तबके के लोग ऐसे भी हैं जो इस PDS के अंडर कवर नहीं होते, और जैसे स्किल्ड वर्कर्स हो गए, या वो इस समय मान लीजिए नल बनाने वाला है या टायर में हवा भरने वाला, इस तरीके के जो हैं जो स्किल्ड लेबर्स हैं, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। और मनरेगा के अंदर जो है, MG नरेगा के अंदर जो है इन स्किल्ड वर्कर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इससे ये भूख से मर रहे हैं, तो इनको भी इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है।
ऑथर लास्ट में कंक्लूड करते हुए ये कहना चाहते हैं कि 1960 में भी एक फेमाइन आया था, ठीक है। फेमाइन जब आया था तो उसमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, उसमें इतने ज़बरदस्त तरीके से लोग मतलब उससे इफेक्ट हुए थे। आज की डेट में सिचुएशन फिर भी बहुत अच्छी है। आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजी है, फूड है, पब्लिक पॉलिसी है, बहुत सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। बस करना ये है कि हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट लेके चलना है, हमें ध्यान देना है जो हमारे अन्नदाता है उनको भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, और उन तक भी खाना प्रॉपर तरीके से पहुंचे। इसके अलावा ये भी हमें अश्योर करना है कि फूड हमें हमारे गोडाउन में भरता रहे और उनको भी जो फार्मर्स हैं उनको भी सही प्राइस मिलती रहे, इस चीज़ के प्राइस मिलती रहे, ठीक है। तो बेसिकली ये था पूरा आर्टिकल। चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। इसका हेडलाइन है ओमनियस कॉन्ट्रैक्शन। ओमनियस कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या बेसिकली बात हुई है, बताया गया है कि कुछ हमारे जो कंट्री है, देखो किसी भी कंट्री के कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे जो है कुछ कोर सेक्टर्स होते हैं। कोर सेक्टर का मतलब ये होता है कि कुछ पिलर्स होते हैं, जैसे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कुछ पिलर्स पे खड़ी है। जैसे कि अगर एक टेबल है, उसके 4 पैर हैं, और अगर वो उस टेबल का एक पैर हटा दिया जाए तो वो टेबल 3 पैरों पे खड़ी नहीं रह सकती। तो उसी तरीके से एक जो इकोनॉमी होती है वो कुछ बेसिक सेक्टर पे, एसेंशियल सेक्टर पे खड़ी हुई होती है, ठीक है। तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनके बिना हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी? जैसे कि आप समझो, देयर आर 8 कोर सेक्टर्स, हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं। वो कौन कौन से हैं? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये सब वो सेक्टर्स हैं। मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि जैसे कि कोल हो गया, कोल के बेसिस पे आप देखो कितना कोयला हमारी इंडस्ट्रीज में मदद करता है, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए कोयला कितना इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो कि हम बहुत बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। फर्टिलाइजर्स देखिए आप, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत है। स्टील के बेसिस पे ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, सीमेंट के बेसिस पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आज इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो हम शायद आपके साथ जुड़ के लेक्चर भी ना बना पाते, और आप ये शायद लेक्चर भी ना देख पाते अगर फ़ोन आपका चार्ज नहीं होता, या बहुत सी और भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्रीज, तो इनका जो इकोनॉमी में किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑथर बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है जो आउटपुट है इन कोर इंडस्ट्रीज का वो कम से कम 6.5% से गिर गया है, ठीक है। पेट्रोलियम सेक्टर 0.5% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है। ये हालांकि कम कॉन्ट्रैक्ट हुई है पेट्रोलियम सेक्टर, क्योंकि आपको पता होगा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो अभी भी ट्रांसपोर्टेशन चालू है। जैसे कि आपको पता होगा ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन भले ही ना चल रही हो, लेकिन हमारी गुड्स ट्रेन चल रही है। उसी तरीके से जो उड़ान लाइफलाइन के थ्रू जो है एसेंशियल कमोडिटीज पहुंचाई जा रही है, तो पेट्रोलियम पे इतना इफेक्ट नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी पे थोड़ा इफेक्ट आया है, वो 7.2% से श्रिंक कर गई है। क्यों? क्योंकि देखो कि मैक्सिमम फर्म्स इस समय शट डाउन है, ठीक है। मैक्सिमम फर्म्स जब शट डाउन होंगी तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज ही नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचेगा। स्टील सेक्टर पे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, क्योंकि आप देख लो कि ऐसे समय पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो स्टील सेक्टर पे जो है 13% का गिरावट देखने को मिली है। कोल सेक्टर पे हालांकि ऐसी कोई गिरावट नहीं दिखी है, बल्कि उसमें एक बढ़ोतरी दिखी है, +4% की बढ़ोतरी। लेकिन हाँ, पिछले महीने के कंपैरिजन यानी फरवरी के कंपैरिजन में अगर देखें तो ये इसने श्रिंक किया है। अच्छा, आपको पता होगा कि ये जो कोर सेक्टर्स होते हैं इनमें ये कुछ वेट्स असाइन होते हैं, उनको वेट्स असाइन किए जाते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे 8 सेक्टर्स हैं, कोर सेक्टर्स, ये हमारी इकोनॉमी के 40% का समझ लीजिए, इनको ये 40% वेट इनको असाइन किया गया। तो कितनी इंपॉर्टेंट ये इंडस्ट्रीज होंगी, और इन इंडस्ट्रीज को एक बेहतर तरीके से मेंटेन करके चलना कितना ज़रूरी है इस लॉकडाउन के समय पे भी। चलिए चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, रिकवरिंग अर्ली। इसमें पूरे आर्टिकल में यही कहा जा रहा है ऑथर के द्वारा कि जितना इम्पोर्टेंट है, देखिए आपको कल की न्यूज़ में आज ये बताया गया था
कि 25% जो है कम से कम हमारे रिकवरी रेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे रिकवरी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है कोविड-19 का वो एल्डरली पेशेंट्स पे पड़ रहा है, स्पेशली जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, वो उनकी जो डेथ रेट है वो 50% या कह लो 51% के करीब उनकी डेथ रेट है, ठीक है। बाकी लोग तो बाकी जैसे रिकवर हो रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, ये रिकवरी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी बात की जा रही है ऑथर के द्वारा कि कुछ हमें रिपोर्टेड केसेस नहीं है क्योंकि टेस्टिंग चल रही है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड में जैसे बताया गया कि मास एंड वास्ट टेस्टिंग हो रही है, उसी तरीके से हमें भी मास एंड वास्ट टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितना किस लेवल पे और कहाँ कहाँ ट्रांसमिशन हो रहा है और हम उसे कहाँ कहाँ और किस किस लेवल पे रोकना है। इसके अलावा ऑथर ये भी बताते हैं कि हमारी कंट्री में डेथ रेट, कोविड-19 से जो डेथ रेट है वो भी जो है वो कम से कम बहुत लो है, यानी कि 3.2% है, जबकि और दूसरी कंट्रीज में जैसे कि यूके और बेल्जियम की बात करें तो वो कम से कम जो है वो 15.7% है, यानी कि 100 लोगों में से हमारे यहाँ 3 लोगों की मौत होती है कोविड-19 की वजह से। और जो दूसरी कंट्रीज है यूके और बेल्जियम में, वहाँ कम से कम 15%, यानी कि 100 में से 15 लोगों की मौत हो रही है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे यहाँ BCG वैक्सीन बिल्कुल नेसेसरी हैं, जैसे टीबी के लिए जो एक कह सकते हैं कि इलाज करना ज़रूरी है। तो हमारी जो साउथ एशियन, मैंने आपको पिछले शायद लेक्चर में बताया भी था, जब साउथ एशियन के बारे में बात हुई थी कंट्रीज के बारे में, तो यहाँ पे BCG वैक्सीन को बिल्कुल वो कर दिया गया था, यूनिवर्सल कर दिया गया था कि हर किसी को लेनी ही लेनी है। तभी आप देखो कि एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस बना हुआ है और इस बीमारी से हम उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली था आज का डिस्कशन। बहुत बहुत शुक्रिया इस लेक्चर को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे हिंदू की इस सीरीज़ में, और तब तक के लिए गुड बाय।